हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर 114। इससे पहले ऑलरेडी हमने 113 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल करंट अफेयर्स का है। सवाल है, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? विकल्प है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए विकल्प, बिहार। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना बिहार राज्य ने शुरू किया है। इस योजना में सभी घरेलू उपभोक्ता को शामिल किया गया है और इस योजना में प्रत्येक उपभोक्ता को 125 यूनिट बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। ठीक है। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है कि बिहार सरकार ने अभी हाल ही में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के परीक्षा का फॉर्म 100 रुपया और मेंस एग्ज़ाम बिल्कुल फ्री में होने का निर्णय लिया है? नहीं है तो याद रखिएगा, हो सकता है शायद एग्जाम में पूछ लिया जाए। वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन याद रखना है बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के परीक्षा फॉर्म का जो खर्चा फॉर्म है वो 100 रुपया करने का और मेंस एग्जाम बिल्कुल फ्री में होने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, रेट जेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि रेट जेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि भूगोल के भौतिक और सांस्कृतिक पक्षों के मध्य एक विभाजन है। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेट जेल एक वैज्ञानिक है, याद रखिएगा। इन्होंने एक संकल्पना प्रस्तुत की थी, वो किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो ये है विकल्प नंबर सी, इसका सही आंसर होगा भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है। ठीक है, रेट जेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है, कंट्रोल किया है। ठीक है, याद रखिएगा, रेट जेल को मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। रेट जेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए देते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? बताना है सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? विकल्प में है ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है उल्काएं, सी विकल्प सही है। सौर मंडल के उल्काएं पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। उल्का पिंड अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पिंड है। धूल व गैस से निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं या वायुमंडलीय घर्षण से जलने के कारण चमकने लगते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, पता होगा, है ना, या लुका भी कह सकते हैं इसे। प्रायः ये पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही क्या होता है, ये जल करके नष्ट हो जाता है, याद रखना है। परंतु कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं जाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? उल्काएं। उल्काएं से ही सौरमंडल के पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। ठीक है, सौरमंडल के उल्काएं पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? सवाल है, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 850 से 1200 मीटर, 800 से 1100 मीटर, 900 से 1100 मीटर, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए विकल्प, 800 से 1200 मीटर। देखिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका आंसर दिया है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे तथ्य मिलते हैं वो इसका ए विकल्प देखने को सही मिलेगा। ज़्यादातर किताबों में 850 से लेकर के 1200 मीटर ही दी गई हैं। और यूपीएससी ये बीपीएससी में जो 70th एग्ज़ाम जो हुआ था, है ना,
तो उसमें इसका जो विकल्प जो दिया हुआ था वो ए ही विकल्प दिया हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, वैसे बहुत सारे अलग अलग किताबों में आपको कहीं 900 से 1100 मिलेगा, कहीं 800 से 900 से 1500 मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर हमने ढूंढा, जो ज़्यादातर किताबों में मैंने देखा, वो ए विकल्प सही दिया हुआ है। 850 से लेकर 1200 मीटर शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई देखने को मिलती है। ठीक, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा में समस्या पैदा करती है? विकल्प है भू आवरण, बादल आवरण, जल आवरण, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बादल आवरण। बादल आवरण सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा में समस्या पैदा करती है। देखिए होता क्या है ना कि रिमोट सेंसिंग सिस्टम पृथ्वी की सतह से परावर्तित या उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण का पता लगाकर ये काम करती है। जटिल जल संसाधन प्रणालियों के अध्ययन और विश्लेषण में रिमोट सेंसिंग एक प्रमुख उपकरण के रूप में काम करता है। अब होता क्या है कि जब बादल का आवरण होता है तो ये छवि उपलब्ध कराने में थोड़ा सा दक्षता में बाधा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी विकल्प। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल मैंने हाई किया है, थोड़ा सा ये 11-12 का लेवल का क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाल रखा है, तो थोड़ा सा परेशान नहीं होना है। चलिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी काराकोरम और जास्कर के बीच में स्थित है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी काराकोरम और जास्कर के बीच में स्थित है? ऑप्शन है पीर पंजाल, लद्दाख, अरावली, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यदि क्रम आपको याद होगा तो आसानी से बता सकते हैं। अगर किसी भी तरह का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर अगर यदि क्रम लगाने आता है तो आसानी से आप इसके आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे दक्षिण से उत्तर, है ना, तो इसका जो दक्षिण से उत्तर का अगर आप देखेंगे तो, या फिर हम अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ लगा लें, तो सबसे ऊपर में क्या देखने को मिलता है? काराकोरम, है ना, ऊपर में देखने को मिलता है काराकोरम। इसी के नीचे आपको देखने को क्या मिलेगा? काराकोरम के नीचे देखने को मिलेगा लद्दाख। ठीक है, अब लद्दाख के नीचे देखेंगे तो क्या मिलेगा? जास्कर, और इसी के नीचे है पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका काराकोरम, ये हो गया आपका लद्दाख, ये हो गया आपका जास्कर, और ये हो गया आपका पीर पंजाल। जबकि यहाँ देखेंगे कि ये जास्कर, ये काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय के हिस्से होते हैं। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ये हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो सवाल क्या पूछा गया था कि काराकोरम और जास्कर के बीच में कौन है? देखिए ये काराकोरम है, ये वाला, ये काराकोरम, और ये लद्दाख, तो इसके बीच में कौन अवस्थित है? लद्दाख श्रेणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, लद्दाख। ठीक है, तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, उसी नीचे है जास्कर, इसी के नीचे है पीर पंजाल। जबकि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीनों देखेंगे कि ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है? विकल्प में है जियोग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, GIS का यहाँ पे फुल फॉर्म होगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होगा? जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, ई विकल्प सही होगा यहाँ पे। ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम याद रखिएगा, GIS का फुल फॉर्म होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग नक्शा बनाना, अर्थात फिर सुनिएगा, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना, इसका उपयोग नक्शा बनाना, अर्थ साइंस, खेती, डिफेंस, न्यूक्लियर साइंस, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानर, मैपिंग, मोबाइल आदि क्षेत्र में इसका किया जाता है। ठीक है, GIS का प्रयोग कहाँ पे होता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित समूहों में कौन से पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? बताना है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है?
दिए विकल्पों में से बताना है सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे विकल्प में बात करें तो सबसे पहले याद मिलेगा आपको दिए यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे तो कंचनजंगा, जो विकल्प के हिसाब से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कंचनजंगा देखने को मिलेगा। ठीक है, कंचनजंगा के बाद आप देखेंगे तो एवरेस्ट देखने को मिलेगा। एवरेस्ट के बाद है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद है धौलागिरी। तो देखिए इसका क्रम कहाँ पे देखने को मिल रहा है, कंचनजंगा, इसी की दाएं तरफ है एवरेस्ट, और इसी के दाएं तरफ है फिर अन्नपूर्णा, और इसी के दाएं तरफ है धौलागिरी। तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ ये क्रम है। सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर, देखिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी विकल्प। ठीक है, बी विकल्प यहाँ पे सही है। ये दिए गए विकल्प जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पहले कंचनजंगा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये नेपाल और सिक्किम के सीमा पर स्थित है। ठीक है, और ये सबसे पूरब में है दिए गए विकल्पों के अनुसार। इसके बाद एवरेस्ट देखेंगे, माउंट एवरेस्ट, तो ये कंचनजंगा के पश्चिम में है, ये है ना, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है ये। इसी के पश्चिम में देखेंगे तो एवरेस्ट के पश्चिम में मध्य नेपाल में स्थित है ये अन्नपूर्णा, और इसी के फिर पश्चिम में देखेंगे कि ये स्थित है, और ये कह सकते हैं यहाँ पे कि ये पश्चिम में स्थित है, और ये चार चोटियों में सबसे पश्चिम में है। ये जो विकल्प में चार जो चोटी है ना, इसमें सबसे पश्चिम में है धौलागिरी। ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ त्रिपुरा में स्थित हैं, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ त्रिपुरा में स्थित है। विकल्प है मिजो, लुसाई, पटकाई, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प होगा इसका डी विकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अब देखेंगे कि मिजो और लुसाई ये दोनों एक ही पहाड़ी का नाम है। मिजो और लुसाई दोनों, मिजो को कहें या फिर लुसाई कहें, ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, ये त्रिपुरा में स्थित हैं। ठीक है, जो कि पटकाई के बारे में बात करें तो पटकाई कई राज्यों में फैले भी हैं, खासकर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्यों में ये फैले भी हैं पटकाई। ठीक है, इसके अलावा इस यहाँ पर देखेंगे गारो खासी जयंतियाँ जो कि मेघालय में स्थित हैं, वो भी याद रख सकते हैं। ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ, ये क्रम भी याद रख सकते हैं बाईं से दाईं तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखने को मिलेगा गारो, फिर खासी और फिर जयंतियाँ। इस तरीके से ये तीन यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तीन पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बताना है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, नवी मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए, और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है। ऑप्शन में है कांडला, कोचीन, बेंगलुरु, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से देखेंगे कि कांडला और कोचीन ये दोनों पोताश्रय हैं। कांडला गुजरात में है, कोचीन केरल में है। ठीक है, जबकि बेंगलुरु यहाँ पे कोई ये पोताश्रय नहीं है, एक स्थलबद्ध नगर है। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक, जहाँ पर कोई भी पोताश्रय नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए ये मंगलुरु है ना, जो कि कर्नाटक में ही है, मंगलुरु होगा, बेंगलुरु नहीं है, क्योंकि बेंगलुरु देखेंगे कि स्थल रुद्ध एक नगर है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है कि कौन सा मापनी के मापन का प्रकार है। साधारण मापक, नाम मात्र मापक, क्रम सूचक मापक, मापक, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका डी विकल्प। तीनों देखेंगे यहाँ पे मापनी के प्रकार हैं। ठीक है, मेजरमेंट करने का एक मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, ये तीनों हैं। साधारण मापक भी है, नाम मात्र मापक भी है और क्रम सूचक मापक भी है। ठीक, तीनों सही है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। विकल्प है ऊपरी व निचला मेटल, भूपटल व क्रोड,
भूपटल व ऊपरी मेटल एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्रोड है, यहाँ पे क्रोड तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये तो स्थल मंडल को कभी निवारित नहीं करेगा क्योंकि सबसे आंतरिक भाग है ये। ठीक है, वहीं बात करें ये ऊपरी मेटल और निचला मेटल, तो मेटल तो ऊपरी वाला ठीक है, लेकिन निचला मेटल तो फिर वो स्थल मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप देखेंगे कि भूपटल और ऊपरी मेटल जो है ना ये स्थल मंडल को वर्णित करेगा। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो मेटल्स के बारे में बहुत चीज़ें हमने कई बार बता रखा है ना। ऊपरी मेटल, निचला मेटल है, क्रूड है, बाह्य क्रूड है, आंतरिक क्रूड है। ये जो समबद्धता है, असमबद्धता, रेप्टी जो था असमबद्धता था, ये सभी हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा रखा है। सियाल, सिग्मा है ना, और एक निफे वगैरह क्या है, तो ये सभी ऑलरेडी हमने समझा रखा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर फिर भी अगर किसी को दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा देंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है? बताना है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है। विकल्प है एल्युमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है। पृथ्वी के परत में ऑक्सीजन लगभग आप देखेंगे तो 46 से 47% पाई जाती हैं। ठीक, विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे स्थान पर अगर पूछा जाए तो अब सिलिकॉन का नाम ले सकते हैं, है ना। सिलिकॉन लगभग 27 से 28% की बहुतायत के साथ यहाँ पे मौजूद है, दूसरे स्थान पर है ये। अगर तत्व के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कि पृथ्वी के परत में मौजूदा तत्व कौन कौन से हैं, तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब एल्युमिनियम है 8%, लोहा देखेंगे तो 5%, कैल्शियम 30%, सोडियम 2%, पोटेशियम भी लगभग 2.5% के आसपास सबको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। मलाज खंड किसके लिए विख्यात है? बताना है मलाज खंड किसके लिए विख्यात है। लौह इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, वायुयान एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मलाज खंड ये तांबा उत्पादन के लिए विख्यात है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में से देखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग ये कहाँ पे है, तो ये ज़्यादातर देखेंगे कि जमशेदपुर विख्यात है इसके लिए। वही वायुयान के लिए बेंगलुरु ज़्यादा विख्यात है ना, बेंगलुरु। चलिए आगे देखते हैं। कोरबा जानते हैं कोरबा क्या है? कोरबा किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? तो ये एल्युमिनियम के लिए है कोरबा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताना है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। विकल्प में है मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल क्या है, नेपाल के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में सब देखेंगे कि बिहार से पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे सी, विकल्प आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूर्णिया यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, नेपाल और भारत के बीच में लगभग 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेपाल की सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से जुड़ा हुआ है। बिहार नेपाल के साथ देखेंगे तो 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले लगते हैं। उन जिलों को भी नाम याद रखना चाहिए, जैसे कि सीतामढ़ी है, किशनगंज है, अररिया है, सुपौल है, मधुबनी है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण दोनों हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 7 जिले आप देखेंगे कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, तो यहाँ पे पूर्णिया जो है ये अब देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के साथ 3 ही जिले तो संपर्क करते हैं। कौन कौन सीमा साझा करते हैं? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले आपको याद रखनी है। वहीं उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले लगते हैं और झारखंड के साथ भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
अगला सवाल है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? जे विल्सन, ए वेनेगर, एक से अधिक होगा, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प आगे पीछे यहाँ भी हो गया है, डुटोइट है, या फिर एक से अधिक होगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ए वेनेगर। ठीक, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वेनेगर के द्वारा विकसित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी के प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ठीक है, ये सवाल भी कई बार हम करा चुके हैं। हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करके बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखिए सवाल है, अधिकांश हिमालयी नदी बारहमासी हैं, बिल्कुल सही है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है, ये कथन सही है। ठीक है, अधिकांश जो हिमालय की नदियाँ हैं वो बारहमासी हैं, साल भर बहती रहती है, क्योंकि ग्लेशियर वगैरह बर्फ़ होने की वजह से पिघलती रहती हैं, तो वो बारहमासी नदियाँ होती हैं, उसमें हमेशा पानी रहती हैं। जबकि अधिकांश जो प्रायद्वीपीय नदी है वो वर्षा पर ही डिपेंड है। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। दूसरा है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। देखा जाए सवाल क्या है कि प्रायद्वीपीय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये भी कथन सही है ना। याद रखिएगा, हिमालय नदी की जो ढाल है वो प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। ठीक है, ढाल कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से, जैसे इस तरीके से जो ढाल है ना, तो इसकी ढाल जो देखेंगे प्रायद्वीपीय नदी के, ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में देखेंगे इसका जो ढाल है, प्रवणता है, वो अधिक है। ठीक है, अधिक होने की वजह से आप देखेंगे अधिक क्षरण का कारण भी बनेगा। यहाँ देखिए सी विकल्प में क्या, तीसरा विकल्प में दे रखा है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। नहीं, ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ढाल जिसका अधिक होगा ना, जो अधिक खड़ा होगा, जिसकी ढाल अधिक ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा? ज़्यादा क्षरण का कारण बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हिमालय नदी का जो ढाल है वो अधिक है, जिसकी वजह से वो क्षरण का ज़्यादा कारण बनता है। इसलिए ये तीसरा जो विकल्प है वो गलत है, अर्थात यहाँ पे 1 और 2 सही है। सही आंसर होगा इसका ए विकल्प, 1 और 2 दोनों सही है, बाकी तीसरा विकल्प गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? बताना है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? सहारा रेगिस्तान, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, अमेजन बेसिन, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आसान सा सवाल है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा यदि लॉजिक लगाएंगे तो इसका सही आंसर मिलेगा आपको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। आर्कटिक भूमि से घिरा हुआ महासागर है और ये 8 देशों के क्षेत्र ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, नॉर्वे, रूस, आइसलैंड और स्वीडन से ये घिरा हुआ है। जबकि अंटार्कटिका समृद्ध समुद्र और बर्फ़ की चट्टानों के साथ घिरा हुआ है। ठीक है, अंटार्कटिका समुद्र और बर्फ़ की चट्टानों के साथ ये घिरा हुआ है। ठीक, तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बी विकल्प। और अंटार्कटिका आप लोग जानते होंगे कि ये पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इससे बड़ा कौन कौन से हैं? एशिया है सबसे बड़ा, फिर है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, और 5वें नंबर पर आता है अंटार्कटिका। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? विकल्प है CWG, AW, DFC, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, अर्थात सही विकल्प है यहाँ पे ए विकल्प CWG। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। जलवायु वर्गीकरण की अनेक पद्धतियाँ हैं, जिसमें कोपेन का जलवायवीय वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। कोपेन की पद्धति पर आप देखेंगे तो बहुत सारे जलवायु के प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि AMW है, AS प्रकार होगा, AW है, तो इसमें डिटेल्स पढ़ना होगा हम लोग को। DFC है, E प्रकार का है, CWG है, तो ये किस तरह से क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं और कहाँ देखने को मिलते हैं, सब चीज़ों को डिटेल्स में पढ़नी होगी, तब जाकर हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो उसे के लिए एक अलग से लेक्चर चाहिए हमें। ठीक है, तो फिर कभी देखेंगे हम लोग। तो ये था महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।